5 और 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश में जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी विधेयक लाए थे, उसके परिणाम स्वरूप ये सारा घटनाक्रम है जिसको लेकर के आज ये चर्चा हुई। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कुछ ऐसी बातें रखी हैं जो पर से शायद विषय के साथ ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर के अपनी राय रखने का प्रयास किया है। मैं जज साहब की बात सुन रहा था, वो कानून साज भी है, तो अक्सर मुझे ना मुझे गुस्सा आता है ना मैं प्रवोक होता हूं, बल्कि मुझे जज साहब की बात जब वो समझा रहे थे कि आइन का मतलब क्या है, भारतीय संविधान का मतलब क्या, बड़े विस्तार से उन्होंने आधा घंटा बताया, तो मुझे गालिब का वो शेर याद आया कि की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। 60-70 बरस जो हिंदुस्तान के आइन को वहां लागू नहीं होने दिया, उसकी धज्जियां उड़ाई, उसमें रुकावट पैदा की, वो आज हमें आइन लगे समझाने और समझाने उनको लगे कि जिन्होंने 3 पीढ़ियां खपा दी सिर्फ इस संकल्प को लेकर के और जीवन समर्पण कर दिया कि हिंदुस्तान का आइन जम्मू कश्मीर में उसी तरह लागू हो जिस तरह से कि बाकी मुल्क में। और ये कहानी सिर्फ 1947 से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे पहले से भी। सन 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी से कहा था कि क्या ये जरूरी नहीं कि पुनः विचार कर लिया जाए 370 अनुच्छेद पर, तो दादा तो मुखर्जी की जीवनी से बहुत अच्छी तरह परिचित है और ये लिखित में है उनके बहुत सारे पुस्तकों में भी। तो नेहरू जी ने जो जवाब दिया था उसका प्रिसाइज फ्रेज ये था कि मुखर्जी डोंट बी अपसेट, ये धीरे धीरे घिसते घिसते घिस जाएगी। और बाद में फ्लोर में 1963 में जब बहस हुई इसको लेकर के, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, एक बार फिर से ये चर्चा में आया था, सॉरी नेहरू जी के जी 63 पंडित जी के दौरान 1963 में जब आया, उस समय पंडित जी ने स्वयं भी कहा था कि अब धारा को जाने का वक्त आया है, और नेहरू जी ने कहा था कि धीरे धीरे ये घिसते घिसते घिस जाएगी। अब तब से लेकर अब तक ये घिसा नहीं सके, बल्कि इसको ना घिसाने में एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया। ये कायम रहे उसी में, उनको लगा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक प्रभु सत्ता चलती रहेगी, और उसको अगर घिसाने का काम जो नेहरू जी से अधूरा रह गया था वो मोदी जी ने किया, तो हमें तो धन्यवाद करना है मोदी जी का। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने ये विधेयक लाया। हमसे नहीं हो पाया था, हमारी मजबूरियां थी, हमारी राजनीतिक मजबूरियां थी, हम कमजोर पड़ गए थे, हम परिवारवाद के आगे कमजोर पड़ गए, हम अपने स्वार्थ के आगे कमजोर पड़ गए। हम चाहते थे कि हमारे बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी बने, लेकिन आपने वो संकल्प, वो मर्यादा, उस सिद्धांत का पालन किया। उस पर भी आते हैं, और उस समय से लेकर के फिर 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर आजादी का वक्त, एंड देन सीरीज ऑफ व्हाट द हिस्ट्री डिस्क्राइब्स एज नेहरूवियन ब्लंडर्स। 1947-48 में जब बाकी राज्यों का विलय हो रहा था, जम्मू कश्मीर के विलय में समय लगा, विलंब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नेहरू जी समझते थे कि ही अंडरस्टैंड्स जम्मू कश्मीर बेटर देन सरदार पटेल, and he did not allow his own home minister and intruded into his jurisdiction, his domain. 560 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो गया, इसका डिले होता रहा, और नेहरू जी की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ये दबाव पड़ता रहा कि आप महाराजा हरि सिंह पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को
सत्ता सौंपे, शेख अब्दुल्ला साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, उसके बाद हम आपको फौज भी देंगे, एक्सेशन भी कबूल करेंगे। और वो बात यहां तक पहुंची, किसी दौरान मौका मिल गया पाकिस्तान को हमला करने का, और हमारे इतनी बहुमूल्य जानें वहां पर शहीद भी हुई। फिर नेहरू जी ने ही 1948 में जाकर के यूएनओ में ये बात रखी, कोई आवश्यकता नहीं थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज द सेम फॉर ऑल द प्रिंसली स्टेट्स. It was not different for Maharaja Hari Singh. It was not different for Jammu and Kashmir. There was no provision of plebiscite in any of the other princely states. Why did have the Prime Minister make this commitment and create a wrong precedence? इस प्रकार के बहुत सारे प्रदेश थे, हैदराबाद भी था, अभी ओवैसी साहब यहां से उठ करके गए। उसके बाद ये जब सिलसिला आगे चला तो 1950 में पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद ने एक आंदोलन शुरू किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दादा कह रहे थे, 11 मई 1953 को जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं। रात उन्होंने अमृतसर गुजारी थी। पहले पूछ करके आए थे कि मुझे गिरफ्तारी की अगर कोई इस प्रकार की योजना है तो आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उसी प्रकार से सहयोग करूंगा। गुरदासपुर के एसएसपी ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं, लेकिन जैसे ही वो लखनपुर पहुंचते हैं और पुल आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेहरू जी की सरकार, और इस प्रकार का षड्यंत्र उस स्तर पर हो रहा है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं हुआ था। अगर उनको पहले गिरफ्तार कर लेते तो शायद हेबियस कॉर्पस करने के लिए बलराज मधोक और दूसरे साथी तैयार थे, लेकिन वो चीज ना हो पाए, इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया। यानी देखिए किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा था। और फिर वहीं से उनको रातों रात श्रीनगर ले जाया गया। 40-44 दिन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उसका कोई बहुत ज्यादा छानबीन नहीं हुई, हालांकि उनकी माताजी ने पत्र भी लिखा था पंडित जी को, लेकिन वो एक दूसरी कहानी है। कहने का तात्पर्य, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अब 370 जब लग गया और उसके जाने के ऊपर जब बहुत ज्यादा आपत्ति व्यक्त की जा रही है, या वो लोग जो 370 के जाने के कहकर के कह रहे हैं कि उससे क्या नुकसान हुआ, वास्तव में 370 का सबसे अधिक दुरुपयोग भी उन्होंने नहीं किया। The greatest abuse or misuse of Article 370 was done by the greatest protagonists of 370. और विज्ञान के छात्र होने के नाते हमें समझाया गया कि बिना तर्क के बात नहीं करनी। बहुत से उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। एक बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए। एक था 42-43 विच बिकेम क्वाइट इनफेमस, जिसमें एम्बलम का भी जिक्र था। उसके अंतर्गत विधानसभाओं का और लोकसभा का अवधि काल 5 साल से 6 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि इस प्रकार से उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अभी चुनाव करने के लिए समय अनुकूल नहीं, और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। फिर उसके बाद 1977 में सरकार बदल गई। अब इस दौरान जब ये अमेंडमेंट लाई गई तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उसको तुरंत बना लिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के आईन के तहत जम्मू कश्मीर को यह अधिकार था वो ये फैसला करे कि कौन सा सेंटर का रूल अपनाना है कि नहीं अपनाना, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। हम भी 6 साल रहते हैं। अब रोचक फॉलोअप देखिए। 3 साल के बाद 1977 में मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं। सारे ये अमेंडमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं। ये एक धारणा बनती है, व्यू बनता है कि ये लोकतांत्रिक भावना के और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं था, इस प्रकार का संशोधन। और उस प्रकार फिर शायद मुनीष जी को बेहतर याद होगा, वकील है, शायद 45th और 46th अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन आफ्टर 42nd, और ये रिवर्स हो गया। तो 6 साल का अवधि काल
पुनः 5 साल हुआ। देश भर की सारी विधानसभाएं 5 साल तक रही, लोकसभा 5 साल, जम्मू कश्मीर 6 साल। बताओ। क्योंकि उस समय 370 आ गया और 370 हमें इजाजत नहीं देता कि हम ये अपना लें कानून, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर हित में नहीं है। अब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा या सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा या परिवार का हिस्सा, ये जनता के विवेक पर है। और ये 6 साल तक रहा, तब तक जब तक के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5 और 6 अगस्त 2019 को ये विधेयक लाया, तब तक। अब बताइए इसका क्या उत्तर है? अब इतना ही नहीं, कहा जाता है कि साहब 370 हमारी शनाख्त थी, हमारी पहचान थी, हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी कश्मीरियत पर हमला हुआ। अब आप मुझे बताएं, कुछ ऐसे प्रावधान सारे हिंदुस्तान में लागू हुए थे। हमारे यहां पर इतनी महिला सदस्य भी हैं और इसी सरकार ने महिला आरक्षण का भी कानून लाया, एक के बाद एक महिला प्रधान कानून लाए। आपको क्या दिक्कत थी कि आप डाउरी एक्ट नहीं लगा सके जम्मू कश्मीर में? क्योंकि एक समुदाय विशेष को रिझाने के लिए, उसके तुष्टीकरण के लिए आपको क्या आपत्ति थी कि आप चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं लगा सके? नहीं, वो 28 का आइन अलग है। अभी ठीक, महाराजा का आपने खत्म कर दिया था। अब जाई साहब, मैं इसका उत्तर दूंगा, मैं उसका उत्तर एक मिनट, आप एक मिनट, मेरे पास उसका उत्तर है। Are you yielding? Minister, are you yielding? I'm not yielding because there is an attempt. No, Dada, you don't know the subject, so please don't. मैं आपसे बताता हूं क्या सच है। बार बार दिस इज एट्रीब्यूटेड टू 1928 महाराजा एक्ट, विच इज नॉट सो। स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के भी जो समाप्त हुआ है गृह मंत्री जी के इस प्रावधान के लाने के बाद, 370 हटाने के बाद, उसके बारे में ये कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह का स्टेट सब्जेक्ट, वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उसमें अलग अलग क्लॉजेस थे। क्लॉज नंबर 1 कि जो सन उतने से कट ऑफ से जम्मू कश्मीर में रहने वाला बाशिंदा है वो यहां का नागरिक होगा। क्लॉज नंबर 2 कि जो आता है जम्मू कश्मीर में, तजारत करता है, उद्योग करता है, शिक्षा में योगदान करता है, उसको हम आरजी रेजिडेंटशिप देंगे, जिसका नाम होगा इकरारनामा, इजाजतनामा, क्योंकि उस दिन उर्दू चलती थी। 10 साल के बाद अगर लगता है कि वाकई उसको इस राज्य को फायदा हो रहा है, तो हम उसको मुस्तकिल परमानेंट सिटीजनशिप देंगे, जिसका होगा इकरारनामा। तीसरा क्लॉज, जहां जहां भी महाराजा को या उसकी निजाम को यह लगता है कि जम्मू कश्मीर के हित में है ये बात या ये नागरिक का रहना, तो उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। देयर वाज नो ब्लैंकेट बैरियर। और मैं आपको मिसाल देता हूं, और 1 मिनट मुझे टोकिएगा नहीं। सर रामनाथ चोपड़ा, द फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ CSIR, जिनको अंग्रेजों ने नाइटहुड दिया था, वो कलकत्ता में एक लेबोरेटरी से रिटायर हुए। कर्नल रामनाथ चोपड़ा, नाइटेड एज सर रामनाथ। 1942 में महाराजा ने उन्हें लाया जम्मू, ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी कायम की, जो आज IIIM CSIR कहलाई जाती है। हिंदुस्तान की CSIR की पहली 3 लेबोरेटरीज में से एक वो है, एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली की। उनको सिटीजनशिप दी, उनको एक बहुत बड़ा रकबा जमीन का दिया, उनके परिवार को वहां सेटल किया। आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी वहां है। दूसरी मिसाल, मैं आपका समर्थक हूं। उसके बाद नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि हाउ दिस इज बीइंग सॉट टू बी मिस इंटरप्रेटेड टू कैमोफ्लेज योर ओन पिटफॉल्स। ये एक्ट वो नहीं है। अब दूसरी मिसाल, आपके पास फिल्म जगत की बहुत सारी हस्तियां श्रीनगर में रहती थी और बहुत सारी फैमिलीज पंजाब की वहां सेटल हुई। रामानंद सागर जो फिल्म साज हुए, विदु विनोद चोपड़ा हमारे मित्र हैं, मेरे सीनियर भी रहे कॉलेज में, अभी उन्होंने फिल्म भी बनाई, कोई 12th फेल की क्या, वो भी वहां पे जाके बसे। और शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जो जम्मू कश्मीर का पहला सिनेमा है हरी टाकी जम्मू में, बहुत से लोग अक्सर जम्मू में भी समझते हैं कि महाराजा हरि सिंह के नाम पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो है हरि प्रसाद नंदा के नाम पर।
और हरिप्रसाद नंदा कौन थे? वो थे राज कपूर जी के समधी, राजन नंदा के पिता। वो वहां पर नंदा क्लॉथ हाउस चलाते थे, वहां के कंट्रैक्टर थे। जहां जम्मू का एयरपोर्ट है वो कंटोनमेंट सारा उन्होंने बनाया था, वो भी वहां के बाशिंदे। बाद में 47 के बाद वो कुछ दिल्ली आगे, कहने का ताज़े, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन डोंट ट्राई टू मिक्स द टू। कभी ब्रैकेट बैन नहीं रहा महाराजा के एक्ट में। अब चलिए, अब उस विषय से हटके, लेकिन 370 में था, और 370 में बैरियर भी था, बट रादर आई वुड से दैट इट क्रिएटेड आर्टिफिशियल बैरियर्स, इट क्रिएटेड म्यूचुअल स्केप्टिज्म। इससे नुकसान सभी समुदायों को हुआ, किसी केवल कश्मीरी हिंदू को नहीं हुआ, कश्मीरी मुसलमान को भी हुआ। बाहर जाता तो उसे शक की निगाह से कहता, उसको भी लगता मैं शायद बाकी लोगों से मुख्तलिफ हूं। So abrogation of 370 gave a sense of esteem, a sense of belonging, a sense of being a part of this huge Indian peninsula. वो सेपरेटिज्म की भावना उसी से आई। और उसके बाद a long nightmare of militancy। अब उसमें हम ये तो नहीं कर सकते ऐसे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो उसको तो कभी इस बात से समझौता हुआ ही नहीं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। उसने जंग भी की, कन्वेंशनल वॉर भी की, प्रॉक्सी वॉर भी की। But we are here not to discuss what Pakistan did. Let's introspect on what we did. जो पाकिस्तान से शरारत हुई उसको हमने हवा दी अपने छोटे छोटे मफाद के लिए, टू कीप आवर पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइव। 1990-79 से शुरू हुआ ये सिलसिला, क्योंकि 10% वोटिंग हुआ करती थी कश्मीर घाटी में, और हमारे यहां एमपी चुन के आ जाते थे और सरकारें बनती थी। Who are the beneficiaries of this arrangement? तो आतंक के साए में चुनाव होना और उसी के साए में अपने कुछ एक विधायक जीत जाने, और आप पुष्ट दर पुष्ट अपना राज चलाते रहे। अगर फिजा खुल जाए, और अगर तब भी खुल जाती तो ऐसा ना होता। So militancy became a vested interest, and I have no hesitation in saying this. It became a vested interest for the polity, it became a vested interest for the industry। एक न्यू रिच तबका उठ करके आया जो 20-25 साल में नए अमीर वहां पे दिखने लगे। ह्यूज ट्रांसैक्शन हैपनिंग, और साइड इफेक्ट उसका सोसाइटी को झेलना पड़ा। ड्रग एडिक्शन भी हुई, आतंक भी हुआ। 3 पीढ़ियां कश्मीर की कुर्बान कर दी आपने। मैं किसी जात मजहब की बात नहीं कर रहा, कश्मीरी मुस्लिम ऑल्सो सफर्ड इक्वली। और हमें क्या हासिल हुआ? और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। आप वहां के दानिशरों से पूछिए। तो सोपुर के शायर थे, उन्होंने लिखा कि मेरे बुजुर्गों ने जन्नत जिसे बनाया था उस जन्नत को दोजख बना दिया। ये लिखा उसने कोसा तथा तत्कालीन शासकों को। बशीर बदर आपके अलीगढ़ वाले, मेरठ वाले, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे इत्तेफाक से। ये अलग मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। यानी किस समुदाय के पक्ष में हम बात कर रहे हैं, किस कश्मीर क्षेत्र के पक्ष में बात कर रहे हैं, किन लोगों के? हम केवल अपने और अपने परिवार और अपनी चंद एक जमात को आगे बढ़ाने रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए हमने इन सारी अफरा तफरी के माहौल का फायदा लिया। और मुझे लगता है कि नाउ द टाइम हैज कम नॉट ओनली फॉर रिडेम्पशन, ऑल्सो फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड फॉर ऑल्सो मेकिंग अप फॉर व्हाट वी हैव लॉस्ट और वी हैव अनडन। अगर जय साहब आज आइन की बात करते हैं इस सदन में, तो मुझे एक तरह से खुशी भी होती है। इतने विस्तार में उन्हें हिंदुस्तान संविधान हमें समझाया। वो खुद एक न्यायाधीश है, जज रहे हैं कोर्ट के। हालांकि मैंने शेर कहा कि मेरे कत्ल के बाद उनको समझ आई, लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुर्बानियां देने में का इतिहास है, कम से कम समझ तो आया। वी हैव एक्चुअली सर्व्ड द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ चेंज ऑफ थिंकिंग in that section of polity which never took the name of Indian Constitution. I don't have to disagree with what you say. I think it's known to all, it's hardly any guarded secret that Pakistan never reconciled to Jammu Kashmir being part of India. I said that right in the beginning. But we are here not to discuss what Pakistan is doing. What we are here to discuss what we are doing. Is that facilitating Pakistan's
मिसचिफ। एक बार एक सेमिनार हुआ था, KF रुस्तम जी जो हमारे DG थे सबसे पहले BSF के, वो आए, वहां पर भी यही बातें की गई। तो रुस्तम जी ने कहा, सर आई गॉट योर पॉइंट, यूनिफाइड कमांड इटसेल्फ वंस KF रुस्तम जी was given all these inputs, and you know what he said? He said, gentlemen, I have traveled all the way from Pune, because he was settled there after retirement, not to listen to what Pakistan is doing, but to understand what you are doing. So that is what I am saying. Let us introspect on our roles and confess to ourselves. I have not blamed an individual, but these are the facts, and I am glad that Dr. Saab is a very senior person. He has been inspired to give a thought to what was said. Again, now what has happened in 4-5 years? This is a repeatedly question asked by everybody. कि पहले क्या था, अब 2019 के बाद और अब का क्या फर्क हुआ? अब आप मुझे बताएं, भौगोलिक परिस्थितियां वही है जम्मू कश्मीर की, टोपोग्राफी भी कठिन है, जो उसकी नेचुरल जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी वैसी ही हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, फिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि जो कल और आज में अंतर है। अब आप सिक्योरिटी की बात करते, स्टोन पेल्टिंग 0% हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिफाइड कमांड में भी कहीं ना कहीं उस तरह से अमल नहीं हुआ करता था जिस तरह से होना चाहिए था, जो राज्यपाल शासन लगने के बाद हुआ, जब सीधे सीधी कमान गृह मंत्रालय के हाथ में आई। कुछ ना कुछ तो इसका जवाब देना होगा ना। ये तो एक केस स्टडी बनेगा। क्या कारण, ऐसा कौन सा जादू हो गया 4 साल में? सिविलियन और ओवरऑल किलिंग्स में 80-90% कमी हुई है। अभी आप कह रहे थे हम कश्मीर जाते हैं, पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन भाई साहब अभी आप जाते हैं तो 150-2 करोड़ टूरिस्ट वहां पे है। पहली बार जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म शुरू हुआ है। मैं पूर्वोत्तर में रहा 7 साल, वहां होम टूरिज्म हमने शुरू करवाया था मेघालय में, क्योंकि होटल नहीं थे। जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म का कभी कल्चर नहीं था। डॉक्टर साहब तो इतना सालों से जान रहे हैं। इतना टूरिस्ट आया इस बार कि लोगों ने अपने दरवाजे किवाड़ खोल दिए, फिर भी उसकी गुंजाइश 2.25 करोड़। तो ये अंतर आया है, और ये लोग इसीलिए आए, उन्हें लगा कि परिस्थितियां अनुकूल है वहां भ्रमण करने की। G20 का वहां समिट हुआ, और सबसे ज्यादा कामयाब, ये मैं नहीं कह रहा, जो विदेशी डेलीगेट आए उन्होंने कहा, DDC के चुनाव हुए, भारी संख्या में वहां मतदान हुआ। वो जमाना जाता रहा जब 10% मतदान होता था। अब ये तो सामने है, ये तो आंकड़े चढ़े हैं, ऑन रिकॉर्ड है। इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा, और मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी क्या मजाल कि मैं इतने सीनियर लोगों को खफा करूं। आई एम जस्ट रीडिंग आउट द फैक्ट्स विच आर रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स। सेंटर की स्कीमों का लगना अभी हुआ। ये उज्ज्वला, आयुष्मान, J&K इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी और फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज इंप्लीमेंटेड 100% यूनिवर्सल आयुष्मान। अब उन स्कीम्स में मैं नहीं जाऊंगा, गृह मंत्री जी के जवाब में आपको मिल ही जाएंगे। अब कश्मीरी, आप गवर्नेंस की बात करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, कश्मीर की छवि का कुछ नहीं था। इंटरव्यू की प्रथा मोदी जी ने जनवरी 1, 2016 में देश भर में समाप्त कर दी, ताकि सरकारी नियुक्तियों में, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि सरकारी नियुक्तियों में लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। क्योंकि ये शिकायत आया करती थी कि 100 अंक मिलते थे किसी को रिटर्न में, उसको फेल कर दिया जाता था इंटरव्यू में, और इंटरव्यू 100। जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू हुआ राज्यपाल शासन लगने के बाद, नहीं लगाया गया 370 की आड़ में कि भाई अपने लोगों को कैसे हमने नियुक्तियां देनी है। ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। सेल्फ अटेस्टेशन अब वहां लगी, अब तो खैर और भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। और कश्मीरी पंडितों की प्रतिनिधित्व को लेकर के ये बात है। आई थिंक आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ कोर्स वाज बिटवीन टू न्यूली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, the biggest exodus which has ever happened is Kashmir, and that too within the country, though it doesn't have the equal parallel with 1947, because that was partition resulting from the creation of a separate state. But here within the country, you had displacement of such a huge population, leaving their homes and hearths overnight. और अगर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, सामूहिक, कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, इज इट नॉट आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्टोर दैट सैंक्टिटी एंड दैट कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर, फॉर विच कश्मीर इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इज दैट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ कश्मीरी पंडित?
कश्मीरी पंडित की अनुपस्थिति में क्या वो कश्मीर की रिवायत और कश्मीर की तहजीब और संस्कृति जिसके लिए कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता है, तो अगर ये करा जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? और बात आई लद्दाख की, जयमियांग जी ने बात की बहुत सारी स्कीम्स की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात वो भूल गए, तो मैं जोड़ दूं कि सबसे पहली बार यूनियन टेरिटरी की मांग लद्दाख का एक डेलीगेशन लेकर के आया था दिल्ली में सन 1948 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिला। तब से लेकर आज तक 70 साल में गए, कई प्रधानमंत्री आए गए, कई सरकारें आई गई। शायद ये हमारी किस्मत में था, लद्दाख की किस्मत में था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर लद्दाख की यूनिट। दिस इज द फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, दिस कैन बी चेक्ड। तो दीज आर द पॉलिटिकल सीक्वेंस व्हिच मेक्स अस बिलीव अदरवाइज। अब बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं करनी है, लेकिन दादा ने अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद जंग हुआ वहां पर, और अगर जैसे मैंने कहा कि सीरीज ऑफ नेहरूवियन एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन, अगर आकाशवाणी भवन जाकर के नेहरू जी यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर ना करते बिना अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए हुए, तो आज ये पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता, भारत का हिस्सा होता, ये पीओजे के अलग ना होता, और आज गृह मंत्री को उनके लिए नॉमिनेशन सीट नहीं लानी पड़ती। मनीष जी, आई फुली ट्रस्ट यू, but I am not allowing myself, I will not allow myself to get distracted by this tilted argument. The fact is that the head of government is Prime Minister, so it is the responsibility of the Prime Minister. हमने तो यही कहना ना कि प्रधानमंत्री ने जाके सीज फायर का घोषणा की, हमने ये नहीं कहना कि उसको रसोई घर में किसी ने सलाह दी थी या किसने दी थी या उसको कसूरवार ठहराएगी। The ultimate responsibility will lie on the head of the state and the first minister of the country. See what I am trying. See, देखिए मनीष जी, that subject will come up. No. See, that subject. Honourable Minister Yes. Tiwari ji, So the entire country is watching this debate. Yes. We Thank should you. not shift the blame here and there. Thank you. Because these are all happened in the British rule. This matter will come up for discussion if tomorrow somebody decides to hold an investigation into why Prime Minister Nehru went and declared ceasefire. Then we can give this argument that so and so advised him, he was misguided, etc., etc. But the matter of fact is, as the whole world saw, it was Prime Minister speaking on the Akashvani. So that's what the entire world knows. Anyway. So I, therefore, not taking long. अब ये आ रहा है कि इलेक्शन बार-बार, इलेक्शन आप क्यों नहीं करवा रहे? तो शुरू से ही ये वाक्य से शुरू हुआ, तो मुझे ये लगा कि ये सवाल ट्रेजरी बेंचेस से पूछा जा रहा है या इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है। यू कैन आस्क इलेक्शन कमीशन बट नॉट हियर। हम तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24/7 365, कोई भी चुनाव हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हमारा कार्यकर्ता इस तरह सक्षम है, उसको रात को भी सोए हुए जगा ले तो उठ करके भारत माता की जय कह के निकल पड़ता है अभियान। हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं, लेकिन जब उचित एक प्रणाली है, हम संवैधानिक संस्थाओं में दखल नहीं देते। पॉसिबली योर thought is conditioned by what the UPA was doing or what the Congress was doing. You were dictating the constitutional bodies. We do not. Election Commission has its own mechanism of gathering inputs as per its requirement and then take a final call. So let's all of us trust the wisdom of Election Commission and not appear to be interfering in functioning. Maybe UPA was doing it, Congress was doing it, they think we also do that, but we don't. So I think at the end, अब ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन नहीं हो रही, संविधान नहीं लागू हो रहा, लोकतंत्र नहीं हो रहा, बट वी वर दी पार्टी विच इंट्रोड्यूस 3-tier सिस्टम इन दी, आई एम कंक्लूडिंग बाय दैट। डीडीसी का चुनाव पहली बार 65 साल के बाद, 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ, तो अब हुआ, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले। तो वो उसमें क्या रुकावट थी? नो सर, दैट्स अ फैक्ट। यू डिडंट हैव जिला परिषद बिफोर, व्हाई? And the parties which were ruling were swearing by autonomy, were swearing by self-rule. So how can autonomy be conceivable unless it is autonomy at the ground? To me, to any student of democracy,
The self-rule means rule of the ground, of the grassroots. Autonomy has to be born from the grassroots. So not autonomy of the family or self-rule of the family. We have given true self-rule to Jammu Kashmir. We have given true autonomy to Jammu Kashmir. And therefore, please trust us. What happens in future also will be in the best interest of the people of Jammu and Kashmir. We are now heading into very crucial 25 years before we end up in 2047. And Jammu Kashmir has started discovering its unexplored resources. Today we have a huge lithium store which has been discovered in Riyasi. We have the highest railway bridge in Jammu and Kashmir of the world. We have the longest Asia tunnel, road tunnel, Chennai-Nashri, which is named after Sama Prasad Mukherjee. We have the Purple Revolution, which is being talked over all over the world, born from Jammu and Kashmir, Gulmarg and Bhadrawa, the lavender. So many new avenues and resources which had remained unexplored earlier, thanks to Prime Minister Modi's drive, his push, and also the technology, that we are discovering that. And I'm sure in the next 25 years, when India reaches that pedestal which we have envisaged, Jammu Kashmir is going to add maximum value to achieve that target. So we have a very critical role. I think I call upon all of us to become a party of that journey of ascent of India, of which Jammu and Kashmir is going to play a lead role. Thank you.